आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को ट्रेड डील की धमकी देकर रोका। आपने अपने एक्स यानी ट्विटर पोस्ट में कहा, ट्रंप 24वीं बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को ट्रेड रोकने की धमकी देकर शांत कराया। ट्रंप का यह भी दावा है कि इस संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। आपका आरोप है कि ट्रंप के इन बयानों से यह संदेश जा रहा है कि पीएम मोदी ने देश की गरिमा से समझौता किया, लेकिन मोदी जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, भारत और पाकिस्तान गंभीर युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे और हमने इसे व्यापार के जरिए सुलझाया। अगर आप हथियार चला रहे हैं तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह संघर्ष एक हफ्ते में परमाणु युद्ध में बदल सकता था। आपने ट्रंप के इन दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे विपक्ष को दबाने की रणनीति करार दिया। प्रियंका गांधी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है, भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जंगल अडानी को समर्पित कर दिए। पेसा कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी विधानसभा में यह मुद्दा उठाने वाले थे, इसीलिए ईडी ने सुबह सुबह उनके घर पर छापा मारा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष को डराने और सच्चाई को दबाने की चाल है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। ईडी ने शुक्रवार को चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। ईडी का आरोप है 2019 से 2022 के बीच राज्य में लगभग 2161 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें सरकारी अधिकारियों, नेताओं और शराब कारोबारियों का गठजोड़ था। इस घोटाले में नकद वसूली, अवैध कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। मार्च में ईडी ने बघेल के घर से 30 लाख रुपए जब्त भी किए थे। इससे पहले ईडी आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और शराब कारोबारी अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। घटना के बाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। परिजनों का आरोप, छात्रा की मां ने कहा कि उनकी बेटी को मारा गया है और उसे जानबूझकर फेल करने की धमकी दी जाती थी। छात्रा की सहपाठियों ने बताया कि कुछ टीचर प्रैक्टिकल वर्क पर साइन नहीं कर रहे थे, जिससे छात्रा मानसिक दबाव में थी। पीआर अधिकारी डॉक्टर अजित कुमार ने कहा कि वे परिवार के साथ हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह मामला शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक छात्र संबंध और प्रेशर से जुड़ी बड़ी चिंता को उजागर करता है। राजा रघुवंशी हत्या मामले में सह आरोपी सिलोम जेम्स को फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके मिशेल की अदालत ने 5000 रुपए के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है। जेम्स के वकील देवेश शर्मा ने बताया कि उनका मुवक्किल इस केस से किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं है। यही दलील अदालत के समक्ष दी गई। इससे पहले गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी और एक न्यूज एंकर को मां कामाख्या मंदिर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 3 जुलाई को समन भेजा था। पुलिस के अनुसार साक्षात्कार में एंकर ने मंदिर को लेकर गलत और मानहानिपूर्ण बयान दिया था। सृष्टि रघुवंशी, जो राजा की चचेरी बहन है, उन्होंने इन बातों पर सहमति जताई। यह बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की दृष्टि से गंभीर माने गए। इन सभी के खिलाफ बीएनएसएस की धाराओं 196(2), 299, 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। सिलोम जेम्स को इस हाई प्रोफाइल केस से राहत तो मिल गई है, बट बाकी आरोपी अभी भी पुलिस जांच के घेरे में हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों ने 34 भारतीय मछुआरों और उनके 2 ट्रॉलर एफबी झोड़ और एफबी मां मंगलचंडी को मोंगला के पास हिरासत में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL पार कर बांग्लादेश के जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने का कार्य किया। घटना 14 से 15 जुलाई की रात की है। सूचना मिलते ही भारत के ढाका स्थित उच्चायोग ने राजनयिक माध्यमों से बांग्लादेश सरकार से संपर्क कर तत्काल काउंसलर पहुंच की मांग की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मछुआरों और ट्रॉलर्स की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास जारी हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को आरा में एक रोड शो के दौरान सीने में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार कोई हड्डी की चोट नहीं है और सिटी स्कैन रिपोर्ट सामान्य है। मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर कामरान ने बताया, यह सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और उन्हें दवा, बर्फ की सिकाई और थोड़ा आराम देने की जरूरत है। अधिकतम 1 या 2 दिन में वे ठीक हो जाएंगे। मनोज भारती जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह स्वस्थ हैं, बस उन्हें थोड़ा आराम चाहिए।
घटना के दौरान किशोर एक महिला की मदद कर रहे थे जो भीड़ में फंस गई थी। इस बीच भीड़ का दबाव बढ़ने से वह गाड़ी के दौरान टकरा गए, जिससे उनकी पसलियों में हल्का दर्द हुआ। पार्टी ने एक्स यानी ट्विटर पर भी पुष्टि की है कि यह मामूली चोट थी और अब सब कुछ ठीक है। जन सुराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और राज्य में बिहार बदलो रैलियां कर रही है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित हैं, हालांकि आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की गई है। चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की अपील की है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और इस हमले की निंदा करता है। क्षेत्रीय देशों को मिलकर आतंकवाद से लड़ने और स्थायित्व बनाए रखने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि TRF को FTO और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पहलगाम हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। चीन और अमेरिका दोनों ने TRF पर कड़े रुख अपनाए हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग DoD ने घोषणा की है कि वह अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 सप्ताह की समीक्षा शुरू करेगा। यह कदम तब उठाया गया जब माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि वह अब चीन आधारित इंजीनियरिंग टीमों में DoD क्लाउड सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता नहीं लेगा। ProPublica की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सिस्टम्स को चीन में बैठे इंजीनियरों द्वारा कम अमेरिकी निगरानी में हैंडल किया जा रहा था। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई गई। माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। कंपनी के मुख्य संचार अधिकारी फ्रैंक शॉ ने कहा कि अब किसी भी DoD तकनीकी सहायता कार्य में चीन स्थित इंजीनियर शामिल नहीं होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने सुरक्षित सेवाएं देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा, यह प्रणाली ओबामा प्रशासन के समय की लीजेसी सिस्टम है। उन्होंने इसे स्वीकार्य नहीं बताया और कहा कि अब से किसी भी क्लाउड सेवा में चीन की कोई भागीदारी नहीं होगी। उन्होंने 2 सप्ताह की तेज जांच समीक्षा का आदेश दिया है ताकि देखा जा सके ऐसा कहीं और तो नहीं हो रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा में डेटा की भूमिका को देखते हुए अमेरिका इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रहा है और अब डिजिटल सुरक्षा नीतियों को सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ और मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक पर $10 अरब का मानहानि का मुकदमा किया है। WSJ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि ट्रंप ने 2003 में जेफरी एप्स्टीन को एक बर्थडे लेटर भेजा था जिसमें एक महिला का स्केच और एक सेक्सुअल कमेंट शामिल था। ट्रंप ने इन आरोपों को झूठा और फर्जी करार देते हुए कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं स्केच नहीं बनाता और ऐसी बातों में शामिल भी नहीं हूँ। ट्रंप का आरोप है उन्होंने मर्डॉक को इस झूठी खबर को रोकने के लिए चेताया था, लेकिन फिर भी कूड़े के ढेर जैसे अखबार ने इसे छापा। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में खुद गवाही देने को तैयार हैं। एप्स्टीन पर पहली बार 2006 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। 2019 में वह दोबारा नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल में उसने आत्महत्या कर ली। ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों की सूची में आता रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी छवि को धूमिल करने की साजिश बताया है और मीडिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुकदमे का रास्ता चुना है। देवी श्री प्रसाद का धमाकेदार म्यूजिक और एक चमचमाती लव स्टोरी लेकर आई है 2025 की नई फिल्म जूनियर। दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक नया सितारा उभरा है, कीर्ति रेड्डी। मोहित सूरी स्टाइल के इमोशन, आइए चलते हैं इस फिल्म की दुनिया में। फिल्म का नाम जूनियर है। निर्देशक राधाकृष्ण रेड्डी, कलाकार कीर्ति रेड्डी, श्रीलीला, जेनेलिया डिसूजा, रविचंद्रन और राव रमेश। संगीत देवी श्री प्रसाद का है। सिनेमेटोग्राफी यानी दृश्य के सेंथिल कुमार के हैं। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। विजयनगरम के एक परिवार में जन्म होता है अभी का। उम्र दराज माँ बाप के यहाँ संतान का जन्म और माँ की मौत, भावनाओं से भरा ये सीन कहानी की नींव रखता है। पिता से नाराज अभी शहर की ओर बढ़ता है जहाँ वो कॉलेज में दाखिला होता है। वहाँ की रंगीन दुनिया, दोस्ती, शरारतें और खूब सारी मस्ती। लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है स्पंदना की, यानी श्रीलीला की। कहानी कॉलेज से निकलकर ऑफिस की ओर मुड़ती है जहां स्पंदना फिर से अभी की जिंदगी में लौटती है, लेकिन इस बार सीनियर बॉस बनकर सामने आती हैं जेनेलिया डिसूजा यानी विजय। कहानी करवट लेती है जब अभी और स्पंदना दोनों एक पुराने रिश्ते और गांव की ओर वापस लौटते हैं और यहाँ शुरू होता है एक भावनात्मक सफर।
पिता और पुत्र के रिश्तों का, दर्द और समझ का। देवीश्री प्रसाद ने म्यूजिक से जान फूंक दी है फिल्म में। वायरल वैयारी गाना पहले ही ट्रेंड कर रहा है और सिनेमाघरों में बजते ही लोग थिरकने को मजबूर हो जा रहे हैं। अंत में आता है एक इमोशनल सॉन्ग जो फिल्म का मूड पूरी तरह बदल देता है। कीर्ति रेड्डी की दमदार एंट्री हुई है, डांस, एक्शन सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी रफनेस महसूस होती है। श्रीलीला की स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है, लेकिन कहानी में उसका योगदान सीमित रहता है। जेनेलिया एक दमदार सीनियर के रूप में फिर से वापसी करती है। कहानी थोड़ी देखी सुनी लगती है, कॉमेडी थोड़ी फीकी और भावनात्मक सीन में गहराई की कमी लगती है। स्क्रीन प्ले में गति की कमी, सेकेंड हाफ में कहानी खिंचती सी लगती है।